नमस्कार मित्रों, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं सरोज कुमार दुबे, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। मित्रों, विगत वर्ष की भांति इस बार भी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए कुछ हम तत्व रूपी प्रश्नों को इकट्ठा किए हैं। पूरा प्रयास हुआ है कि आपके जो आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो 100% इसी मॉडल प्रश्न पत्र से आ जाएं। कुछ मॉडल में भी परीक्षा के परिवर्तन हुआ है, उसका भी हमने पूरा ध्यान रखा है और हमारी शुभकामनाएं भी हैं, प्रयास भी है कि आप 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से बोर्ड परीक्षा के लिए जो सावधानियां हैं उसका पूरा ध्यान रखते हुए यहां पर कुछ प्रश्नों को हमने संग्रह किया है। आज उन प्रश्नों को भी देखेंगे, साथ ही साथ इस बात को भी यहां पर बताने का प्रयास करेंगे किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे परीक्षा के समय में, जिससे कि हमारा एक अंक भी एग्जामिनर को काटने के लिए बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता पड़े। आइए हम देखते हैं। यहां पर यह 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्नों को इस बार के मॉडल प्रश्न पत्र पर रखा गया है। उनमें से हम यहां पर कुछ संपूर्ण विषय वस्तु से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को चुना है। मेरा पूर्ण विश्वास है इन्हीं प्रश्नों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्रश्न आ जाएंगे, जिससे आप 100% अंक प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा यहां आता है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो मित्रों, जैसे कि हम लोग जानते हैं बाबू गुलाब राय द्विवेदी युगीन लेखक हैं। द्विवेदी युग के यह एक गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हमारा आता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? हम लोग जानते हैं एक अच्छे आलोचक, सशक्त आलोचक की भूमिका निभाने वाले, कहा जाए तो शुक्ल युग के अग्रकर्ता के रूप में जो जाने जाते हैं, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके द्वारा चिंतामणि रचना लिखी गई है, रचित हुई है। इस रचना को इन्होंने निबंध विधा में रचना को पूर्ण किया है, अर्थात चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। आगे हम चलते हैं इसी तरह से प्रश्नों को लेकर आगे को देखेंगे। गबन किसकी रचना है? मुझे लग रहा है हम सभी पूर्व परिचित हैं, जिनको हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे अपने युग के श्रेष्ठ उपन्यासकार, श्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा गबन, गोदान जैसी रचनाओं को लिखा गया है, अर्थात गबन के जो रचनाकार हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आगे की ओर चलते हैं। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि हम लोग जानते हैं, शुक्ल युग आधुनिक कालखंड का एक गद्य का आलोचना यानी गद्य विधा की यदि बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि आलोचना के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ युग के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टि से शुक्ल युग, इसी को पद्य के रूप में हम लोग छायावादी के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी माना गया, स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत पद्य में जब हम देखते हैं तो वहां पर छायावादी कवियों का एक झुंड लगता है, जिसके 4 प्रमुख कीर्ति स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा के रूप में वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, नीड़ का निर्माण। फिर हम सभी जानते हैं कि यहां पर नीड़ का निर्माण एक आत्मकथा विधा की रचना है, जिसको हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभक्त किया है। उसी का एक रूप यह नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की यह रचना है।
आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मित्रों, हम सभी को जानकारी है हिंदी गद्य का शुभारंभ 13वीं एवं 14वीं सदी के मध्य में तो हो जाता है, लेकिन हिंदी गद्य का जो एक व्यापक रूप माना जाता है, जैसे खड़ी बोली हिंदी की बात मैं यदि करता हूं तो 19वीं सदी से ही इसका शुभारंभ माना जाता है। लेकिन 19वीं सदी में भी एक विषय आता है कि क्या यह खड़ी बोली हिंदी गद्य का ही रूप रह करके रह जाती है या पद्य की भी भाषा बनती है। इस दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो वास्तव में खड़ी बोली हिंदी गद्य का यदि प्रथम बार महाकाव्य लिखने का श्रेय किसी को मिलता है तो वह हमारे हैं प्रिय प्रवास लिखने वाले अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिन्होंने द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखने का श्रेय प्राप्त किया है। तो यानी प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, हम इसको ठीक प्रकार से जान सके। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आलाबाला अर्थात हालावाद के रूप में इनके युग को जिसको जाना जाता है, जिसको हरिवंश राय बच्चन ने इसकी रचना किया है और इस रचना के आधार पर ही इनके नाम को एक अलग से युग का ही निर्माण कर दिए, जिसको हम हालावाद के नाम से भी जानते हैं। अर्थात मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे चलते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? हम लोग सभी जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साकेत नामक महाकाव्य की रचना किया है। आप जानते हैं साकेत में किस प्रकार के पात्रों का चयन किया गया है। तुलसी के मानस में जिन पात्रों को स्थान नहीं प्राप्त हो सका है, ऐसे पात्रों का चयन मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत नामक महाकाव्य पर स्थान दिया है, चयन किया है। तो ऐसे रचनाकार इन्होंने भारत भारती की रचना किया है। मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार हैं। आगे हम देखते हैं आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? बहुत सर्वसामान्य सी बात है। हम जानते हैं कि रीत काल की जो समय सीमा है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक की रीत काल की समय सीमा मानी जाती है। इसके बाद की जो समय सीमा आती है अर्थात 1843 ईस्वी से लेकर यदि हम कहें अब तक की जो समय सीमा है, इसको ही हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो हम जानते हैं मतीराम इन्होंने रीत काल के 3 भाग किए गए, रीत सिद्ध, रीत बद्ध, रीत मुक्त। अर्थात मतीराम, भूषण, यदि हम केशव इनको देखते हैं तो रीतकालीन यह कवि आते हैं। अर्थात मतीराम रीत काल के कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो मतीराम रीतकालीन कवि हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं हास्य रस का स्थायी भाव। हम सभी लोग जान रहे हैं भरत मुनि ने कुल 8 रसों की मान्यता प्रदान किया था। तत्पश्चात कुछ रसों की और संज्ञा हुई। ये जानते हैं प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुल 11 रसों को मान्यता प्राप्त हो सकी है और 11 रसों के 11 स्थायी भाव भी होते हैं। उसके अंतर्गत हास्य रस आता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। बहुत सुंदर है। मुझे लग रहा है सभी विद्यार्थी का जो आत्मविश्वास होगा इन प्रश्नों को देख करके बढ़ रहा होगा। जिन्होंने तैयारी किया है और उनका आत्मविश्वास बढ़ना भी आवश्यक है। विश्वासी नहीं है, मेरा मानना भी है 100 में 100 अर्थात 70 में 70 अंक लेकर के ही आएंगे। इस मॉडल को हल करना है। मैं पूरा प्रयास किया हूं कि 100% अंक आप ला सके। आगे देखेंगे 12वां प्रश्न को। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पयो प्रकार। आप जानते हैं जहां पर मनु मानो जनु जानो की बात आती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। संभावनोक्त प्रेक्षा प्रकृत समय नियत संस्कृत में परिभाषा की गई है।
जहां पर किसी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात यहां पर पूर्ण रूपेण इस बात को यहां पर सिद्ध किया गया है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परु प्रकाश, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे आता है रोला छंद। आप जानते हैं सब सममात्रिक छंद है। रोलाते 24 कला, ये तो शंकर 13। अब यहां पर जानते हैं 13 11 के योग से छंद 24 मात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? रोला में 4 चरण होते हैं। अब बात आती है कुछ उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। दोनों विषयों में, संस्कृत और हिंदी दोनों में होते हैं। यहां पर प्रश्न आया है आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सीधा सा बात है, यहां पर अ उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं तो ये देख रहे होंगे हम एक एक नंबर समेटते हुए बहुत सामान्य वे में जाकर के हम लोगों ने अभी तक यहां 14 अंक अपनी झोली पर डाल लिए, अर्थात हमारा एक भी अंक कटने वाला नहीं है। आगे हम प्रयास कर रहे हैं प्रत्यय के कितने भेद हैं। सामान्य सी बात है, जिन भैयाओं ने पढ़ा होगा बहुत सामान्य रूप में इसका उत्तर दे देंगे। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आगे देखते हैं पीतांबर में कौन सा समास है? अब सीधी सी बात है, पीला वस्त्र है जिसका, पीला वस्त्र है जिसका अर्थात विष्णु। तो जहां पर हम कहते हैं किसी अन्य पद की प्रधानता होती है अर्थात वहां पर पूर्व एवं उत्तर दोनों पद गौण होते, समान होते हैं, इनके माध्यम से किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां पर यह बहुब्रीहि समास होता है। कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अन्य पद प्रधानयो बहुब्रीहि, अन्य पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। आगे देखते हैं आंसू का तत्सम रूप क्या है? तत्सम तद्भव। हम जानते हैं संस्कृत का वह मूल रूप जो किसी भी परिवर्तन के बिना सीधे सीधे हिंदी भाषा पर आ गया है, उसको हम तत्सम के नाम से जानते हैं, तथा वह रूप जो विभिन्न भाषाओं से परिवर्तित होकर के हमारे हिंदी भाषा पर आया है, ऐसे उस रूप को हम तद्भव के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं तत्सम क्या है, तो अश्रु इसका आंसू का तत्सम रूप है। बहुत सामान्य वे में हम इसके उत्तर को जान लिए हैं। 18वां प्रश्न में देखते हैं यण संधि। संधि की बात आती है, बहुत सीधी सी बात है कि संधि में हम जानते हैं इको यणचि, यण संधि होती है अर्थात इक प्रत्याहार होता है। माहेश्वर सूत्र में जहां पर 14 माहेश्वर सूत्रों की बात बताई गई है और उसमें से 42 प्रत्याहारों की संरचना की गई है। ऐ उण रि लि के उंगई औ छय वर्ण नियमंगणम झवय गड़दस जब गड़दस खप चटत चट्टो कपय सरहल। इसके माध्यम से हम 42-43 प्रत्याहारों की संरचना करते हैं और उसी के अंतर्गत यहां पर इक प्रत्यय आता है अर्थात ई उ रि ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो अब असमान स्वर परे रहते क्रमशः ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला हो जाता है। अर्थात इको यणचि के माध्यम से यदि कोई असमान स्वर आता है तो इक का यण हो जाता है। तो यहां पर यह सूत्र हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर सी यह सही है। अब आगे की ओर चलते हैं। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। हम सभी जानते हैं फल मूल शब्द है और यहां पर षष्ठी विभक्ति का रूप दिया गया है। षष्ठी विभक्ति एक वचन फलस फलयो फलानाम, इसका रूप शब्द रूप चलता है और उसका यह षष्ठी विभक्ति है। फलस फलयो फलानाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहां पर रूप दिया गया है अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही। आगे देखेंगे इसी तरह से धातु रूप का यहां पर शब्द दिया गया है जिसका मूल शब्द पट है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत हम जानते हैं लोट लकार। अब यहां पर पठ मूल धातु क्या है? पठ है,
यहां पर लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल, और जहां पर रूप बन जाता है अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अठान उठाओ अपठान। तो अर्थात अपठत लट लका यहां पर जो आता है प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी यहां पर सही है। इस तरह से हमारे 20 अंक का यहां पर 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है सभी छात्र जो भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे वो 20 में 20 अंक बिना किसी दिक्कत के आसानी के साथ अपने उस प्रश्न पत्र में ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब आगे की बात आती है जहां पर वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको खंड खा के नाम से हम लोग जानेंगे। यह कुछ इस बार नई विधा प्रश्न पत्र में आने वाली है, जिसमें यह पहले की अपेक्षा इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बढ़ा दिया गया है। वर्णात्मक प्रश्नों के अंतर्गत हम जैसे कि पूर्व में बताए हैं, क्लासों में भी बताया गया है, मॉडल को भी बताया गया है कि यहां पर गद्य और पद्य का अंश आएगा। मुझे जहां तक लगता है कि सभी जो भी बच्चे क्लास किए होंगे आसानी के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे, जहां पर एक गद्य और पद्य का पूछे गए प्रश्नों को यहां बताना है। जैसे यहां पर दिया गया, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमने नहीं है हमें, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। आसानी के साथ इस गद्य के पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि किस पाठ के अंतर्गत है और इसमें लेखक क्या पूछना चाहता है। तो पहले ही अपने आप क्लियर किए दे रहा है कि बात यहां पर हमें ये मित्रता पाठ आ गया। मित्रता के बारे में हम जानते हैं, आचार्य सुख मित्रता पाठ को लिखे। तो पहला प्रश्न इसे पूछता है, अब इसी को पढ़ करके हमें बताना है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो साहब प्रस्तुत गद्य अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी तरह अब रेखांकित अंश की बात कह रहा, इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। सामान्य सी बात है, कोई जरूरी नहीं है यहां पर कि एक ही स्वभाव के दोनों मित्र बने। कभी कभी विपरीत स्वभाव वाले भी कुछ उनके गुणों विशेष को देख करके भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को अपना मित्र बना लेते हैं। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जैसे कि हमने भी बताया, बहुत सारे गुण दोष होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं जिसको देख करके लोग आकर्षित होते हैं। इसकी व्याख्या यहां पर हम यदि पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे अब यहां पर बता रहा है, चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षी का, चंद्र गुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य जानता है प्रायः तो मित्रता लोग ये करते हैं जो स्वयं के पास नहीं है वो अपने मित्र के द्वारा हासिल करना चाहते हैं। इस दृष्टि से भी मित्रता लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें समाहित हैं जो कि एक व्यक्ति किसी दूसरे से मित्रता करता है। कुछ लोग स्वार्थपरक मित्र भी होते हैं। तो ये सारी चीजें उस पर आती हैं। उसके आधार पर यहां पर समाज में भिन्नता देख करके लोग भी एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब यहां पर इसी तरह से आपका दूसरा भी है। यहां देख रहे, हे भगवान, तब तक के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना, आप सब जान रहे हैं जयशंकर जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया, ममता। तो अब हम जान रहे हैं, जब इसको पढ़े होंगे, ठीक प्रकार से देखे होंगे पूर्व में, तो तुरंत गद्य अंश को देखते ही हमें पता चल जाएगा उपर्युक्त गद्य का शीर्षक क्या है, इसके लेखक कौन है और इसमें क्या पूछना चाहता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका उत्तर हम दे देंगे। दूसरा पाठ आता है, यहां पर प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। इसके अंतर्गत वर्णात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पद दिया गया है। जैसे कि यहां पर बताया गया है, मैंने अभी बताया 6 अंक का यह प्रश्न आता है। इसमें हम देखते हैं प्रश्न
के नीचे भी उत्तर दिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको मान लीजिए पद को पढ़ते ही हमारे पास तुरंत मन मस्तिष्क से बन गया कि पद के रचनाकार कौन है। चरण कमल बंदऊ हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सोने गोंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। इस पद को हम पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गया हमारे कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया। अब इसको पढ़ करके सीधे से हम इस पर चले जाएंगे। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसके आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे कि हमने बताया, प्रस्तुत पद्य अंश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में यहां पर सूर्य के उस कृष्ण के उस स्वरूप को और कृपा को संबंध में बात की गई है कि जिनकी रंच मात्र की कृपा होने मात्र से ही हर असंभव कार्य संभव हो जाता है, उसी के संबंध में यहां पर बताया गया है। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, पंगुआ व्यक्ति पर्वत दाग जाता है, और गूंगा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, अत्यंत दरिद्र व्यक्ति राजा बन जाता है। ऐसे वह करुणामय जो प्रभु विष्णु हैं, उनके बार बार मैं वंदना करता हूं। इस संबंध में यहां पर कवि ने बात को बताया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या किए गए तो बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर सतराई, अर्थात इसकी जो भी यहां पर उनकी कृपा पात्रता, रंच मात्र की कृपा होने पर ही हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इस बात का यहां पर उल्लेख किया गया। पंक्तियों में अब यहां पर रस कौन सा है? सामान्य सी बात है, यहां पर शांत रस है। सीधी से ईश्वर प्रधान यहां पर बात की गई है, परमात्मा के प्रधान बात की गई है, शांत रस का यहां पर प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का तथा अनुप्रास का यहां पर प्रयोग हुआ। सूरदास स्वामी अर्थात यहां पर अनुप्रास का प्रयोग किया गया। सुने, अब अगला पद आता है, देखते हैं। सुन सुंदर बैन सुधार सान, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नैन तिन्हे समुझाई, कछो मुस्काई चली। अब यहां पर हम देख रहे हैं वन पथ पर, तुलसी की जो रचना है वन पथ पर, उसी के संबंध में जब सीता, प्रभु राम, अनुज लक्ष्मण जा रहे हैं वन मार्ग में, ऐसी स्थिति में वहां के रहने वाली कोलभिल नारियां हैं, वहां पर आपस में वार्ता कर रही हैं, और ऐसी इस दिव्य स्वरूपी मूर्ति को देख करके आपस में सखियां वार्ता करती हैं, कितना सुंदर यह दिव्य मूर्ति है। और लेकिन एक बात का उनके मन में प्रश्न उठता है कि इनमें से लक्ष्मण और राम दोनों हैं। अब परिचय जानना चाहती हैं कि इसमें से सीता के पति कौन है, तो उनसे पूछती हैं, सुन सुंदर बैन सुधार साने। तो अर्थात इस बात को जैसे ही सीता जी सुनती हैं, अमृतमयी उनके सुंदर वचनों को, जो अमृत से सने हुए वचन हैं, ऐसी बात को सुनने पर सीता जान जाती हैं कि वो जानना क्या कहती हैं, और अपने तिरछे नेत्र राम की ओर करके उनको अपना परिचय बताते हुए संकेत के माध्यम से मुस्कुराते हुए आगे की ओर चल देती है। तो इस तरह से यहां पर अब तुलसीदास बता रहे हैं, उस समय जो जगजननी मां सीता का स्वरूप लग रहा है, मुखमंडल लग रहा है, उसकी यहां पर सौंदर्यता का मानो अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग रूपी सरोवर पर वहां पर सूर्य का उदय हो गया। इस पद में यहां पर व्याख्या की गई है। अब यहां पर इसके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, पता ही दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वन पथ पर शीर्षक नामक पाठ से यहां पर रचना की गई है। इसके रचयिता
तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज अली में कौन सा अलंकार है? अनुराग तराग। अब यहां पर हम देख रहे हैं गागा वर्ण की आवृत्ति होते है, मन मंजुल अर्थात अनुप्रास अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यह प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ, अर्थात एक गद्य और एक पद के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। आगे हमारा इसी क्रम में 5 अंक का संस्कृत अंश पूछा जाता है, जिसमें से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात इसी को आना ही है, इस बात को हम मान करके इसकी तैयारी करेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रथम पाठ संस्कृत में आप देखते हैं वाराणसी पाठ दिया गया है और उसी का ही अंश यहां पर आ गया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकाः सर्वत्र प्रसृताः। ये बात यहां पर बताई गई है और इसका अर्थ लिखना है। हमें लग रहा है कई बार इसको यदि आप पढ़े होंगे बहुत सामान्य रूप में इसके अर्थ को लिख सकेंगे। तो पहला काम तो हमें इसके संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अंश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत अंश से लिया गया है। अब उसमें से पाठ का शीर्षक कौन सा है? वाराणसी शीर्षक नामक पाठ से लिया गया। इतनी बात लिखा देंगे, लिख देंगे, 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे और सीधे से इसका फिर अनुवाद कर देंगे, आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अथवा करके भी इसमें दिया गया मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। भारतीय संस्कृति संबंध में यहां पर बात बताई गई है। इसके भी पाठ को ठीक प्रकार से आप पढ़ें, तुरंत इसके उत्तर को दे देंगे। अगला, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। जीवन सूत्राणी पाठ से ये बात बताई गई है। मान को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक मुक्त हो जाता है और स्वार्थ काम को छोड़ करके व्यक्ति हितैषी हो जाता है और लोभ को छोड़ करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर इस बात को बताया गया है। इसलिए भी 5 अंक का है, अर्थात 2 अंक का यहां पर इसका संदर्भ लिखना है और 3 अंक की इसकी व्याख्या है, अनुवाद करना है। तो बहुत सामान्य सी बात है। अब जैसे संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वही पाठ रखा गया है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सामान्य सी बात है, सभी बच्चों को ठीक प्रकार से ये पाठ को पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है और आसानी के साथ इसका उत्तर, इसका अनुवाद और इसके सारांश को, संदर्भ को आसानी के साथ लिख लेंगे। इससे मुझे नहीं लगता है किसी भैया को, किसी भी छात्र को कोई समस्या आएगी। ये तो रही बात अब यहां पर पद्य और गद्य अंश की। आगे की बात में हम देखते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, एक प्रश्न करना है मात्र, जिसमें से 3 अंक का यह प्रश्न आएगा। हम सभी जानते हैं कि अपने यहां जो हमारा जिला है उस जिले में कौन सा खंड काव्य रखा गया है। जैसे मैं प्रयागराज की बात करता हूं तो प्रयागराज में अग्रपूजा खंड काव्य को ही रखा गया है। उसमें 2 प्रश्न आएंगे, या तो कथा वस्तु लिख दीजिए या वहां पर किसी पात्र का चरित्र चित्रण कर दीजिए। तो हमें दोनों में से जो भी सरल लगता है, कथा वस्तु है तो अग्रपूजा खंड काव्य में कथा वस्तु क्या है, वहां पर किस तरह से कैसे कौरव पांडवों के मध्य श्री कृष्ण का जो रोल होता है, आगे पूजा करने जाते हैं, उसके संबंध में पूरी बातों को यहां पर व्याख्यायित कर देना है। और यदि इस बात को नहीं लिख रहे हैं तो किसी पात्र का चरित्र चित्रण कर देना है। कृष्ण का चरित्र चित्रण, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण, कर्ण का चरित्र चित्रण, जो भी सामान्य रूप में हमें हो सके, जो भी यहां पर प्रश्न पूछा गया है उसका हम आसानी के साथ उत्तर दे दें। तो मुझे लग रहा है
कि इस प्रश्नों के उत्तर देने में भी किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, जैसे कि मैंने अपने विद्यालय में बता दिया था पहले से भी कि ये इतना यदि क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो 101% बोर्ड परीक्षा में आएंगे। उसी के अंतर्गत कुछ बातें यहां पर, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपने ऊपर देखा भी होगा। इसी से संबंधित जीवन परिचय पूछा गया है, जो कि 5 अंक का यहां पर जीवन परिचय होता है, जिसमें से 3 अंक साहित्यिक परिचय संबंधित अर्थात उनके जीवनी संबंधित होता है, 2 अंक की उनकी रचनाएं और साहित्यिक योगदान से संबंधित कुछ होता है, तो वह 5 अंक का कुल होता है। हमें लग रहा है जो भी छात्र इसको ठीक से 2-4 बार पढ़े होंगे, आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हमारे पूरे रटे रटाए लेखक हैं और सामान्य रूप में इनका जीवन परिचय हम लोग लिख देंगे। इसी तरह अब ये गद्य की बात रही, इसी तरह से 5 अंक का पद्य का भी यहां पर जो जीवनी लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, कवि है, उनकी रचनाओं को और उनका जीवन परिचय को यहां पर लिखना है, जिसमें से गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। अर्थात आसानी के साथ वही चीज यहां भी करना है, उनके जीवन परिचय को देते हुए, रचनाओं को बताते हुए, उनका काव्य शास्त्रीय परिचय भी थोड़ी सी यदि दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बता देंगे कि साहित्यिक योगदान, उनका अवदान क्या रहा है, और उसको बता देंगे तो पूरे में पूरे अंक हम लोग प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हमारा पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। एक सबसे अनिवार्य प्रश्न जो आता है, जिसको आना ही आना है मित्रों, कि हमारे अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो संस्कृत का खंड है उसका एक श्लोक लिखने को आता है, जो कि 2 अंक का होता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी छात्र इसको अनिवार्य रूप से याद कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो इसको याद कर ले, क्योंकि यह अंक आपका कटने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं, जो कि यहां पर कुछ अनुवाद करने का भी आता है संस्कृत प्रश्नों के। तो 2 प्रश्नों का अनुवाद किया जाता है, भाषा रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से संस्कृत में। अब यहां पर संस्कृत से हिंदी में भारतीय संस्कृते मूलम की कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए जाते हैं। तो अभी यहां पर प्रश्न उत्तर की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है। अब जहां भी इन पाठों को ठीक प्रकार से हम लोग पढ़े हैं तो आसानी के साथ इनके उत्तर को दे देंगे, अर्थात सीधे सीधे 2 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और 4 अंक हमें प्राप्त हो सकेंगे। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, पुरुराजः कः आसीत्, चंद्रशेखरः कः आसीत्, वीरः केन पूज्यते। बहुत सामान्य प्रश्नों का उत्तर है। अगला जो अंतिम प्रश्न एक तरह से है, यहां पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बहुत सूक्ष्म निरूपण करते हुए मैंने प्रयास किया है कि यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए, और मेरा मानना भी है कि यही प्रश्न आएंगे। यदि तैयारी कर लेंगे तो 9 में 9 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर प्रश्न दिए हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। इस तरह से पूरा यह 70 अंक का पेपर बताए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है मित्रों, यदि संपूर्ण इन तथ्यों को आप ठीक प्रकार से देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आपका 70 में 70 अंक, किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 अंक काट सके, और पूर्णांक का पूर्णांक आप अपनी झोली में डाल लेंगे। आप सभी को आगामी बोर्ड परीक्षा में पहुंचने के लिए और अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको सभी को।